हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। सुबह का समय और उस पर पंछियों का चहचहाना मुझे बेहद पसंद है। उस पर चलने वाली ठंडी ठंडी पूर्वाई हवा जब मेरे शरीर को छूती है तो सब मिलकर मेरी सुबह को खूबसूरत बना देती है। आप सोच रहे होंगे मैं कौन? मैं एक आम साधारण सी लड़की, नाम है वर्षा। ये पहचान दी है मेरी पालने वाली अव्यवहिता माँ, जिनका नाम शिवानी माँ है। जिनके आसपास ही मेरी दुनिया गुजरती है, उनका मेरे पास आना किसी करिश्मे से कम नहीं था। मुझे जब से उनका साथ मिला मेरी तो दुनिया ही बदल गई थी। लोग कहते हैं जन्म देने वाले माँ बाप से ज्यादा लाड प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है उसके आधार पर मैं कहती हूँ जरूरी नहीं रिश्ते सिर्फ खून के ही सच्चे हों। रिश्ते तो दिलों से निभते हैं, फिर चाहे वो खून के हों या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवानी माँ, आप अगर मुझे नहीं मिलती, मेरा हाथ नहीं थामती, मुझे सहारा नहीं देती, तो आज मैं भी किसी कोठे में लोगों के मनोरंजन का साधन बन खड़ी होती और उनकी चुभने वाली नजरों और मन भेदने वाले शब्दों का शिकार हो रही होती। कितनी कठिन जिंदगी होती मेरी आपके बिना, जिसके बारे में सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती है। माँ, कैसे बताओ वो आप बीती जैसे सोचने भर से मेरी आत्मा तक छलनी छलनी हो जाती है। मैं जब 9 साल की लड़की थी, मैंने जीवन में दुखों के बहुत से रंग देखे थे। उम्र ही क्या थी मेरी, मात्र 9 वर्ष। मेरा रंग सांवला था। एक मजदूर परिवार की 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की बेटी थी। बड़ी बहन मानसी दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए सबकी लाडली थी और सामने रंग की थी, इसलिए माँ पापा मुझसे भेदभाव करते रहते। 2 छोटे भाई भी थे जो मेरा अपना बचपन शांत से जीते। मानसी दीदी मुझसे 4 साल बड़ी थी। उनसे छोटी एक और बहन थी जो भगवान को प्यारी हो चुकी। जब सूरज डूबने पर सारी दुनिया सो जाती थी, तब मेरे माँ पापा की बातें सन्नाटे को तोड़ती थी, जो कभी कभी मेरे कानों में पड़ जाती थी। पापा अक्सर मानसी दीदी का बाजार दिखाने की बात किया करते थे और माँ उनकी बातों को हमेशा टालते हुए कहती थी, अभी ज्यादा जल्दी है, जो अभी बाजार दिखाओगे मानसी को तो मनचाही बात नहीं बन पाएगी। लड़कियों की तो सुंदरता ही अच्छी लगती है जमाने को, और अपनी मानसी का तो शरीर भी न उभरा है ढंग से, और फिर महीने में से शुरू हो जाएंगे, तब से कुछ बात बनेगी। उनकी बातें छोटे से मन को उस समय समझ नहीं आती थी। वो किस बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ समझती इतनी कि बाजार दिखाने के नाम पर हमारे समाज का एक विशेष नियम चलता है। मजबूरी में या रिवाज के नाम पर अपनी लड़कियों को दुल्हन वाले हाट बाजार में बेच देते हैं, तो या तो उन्हें ऐसे घर में पहुंचाते हैं जिन घर में चिरागों की रोशनी मौजूद नहीं हो, या फिर उनसे खेल कर वैश्यवृत्ति के कारोबार में ढकेल देते हैं। इस गांव में लड़की होने पर जश्न मनाया जाता है, जिससे उन्हें आगे और उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ हो सके, और लड़कियों को बचपन से ही सजने संवरने की सलाह दी जाती है, खासकर उन लड़कियों पर ज्यादा धी जो खूबसूरत होती थी। एक दिन सुबह सुबह मानसी दीदी को खूब तैयार कर रही थी। लाल लाल लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, तो कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, तो पैरों में पायल। दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था दीदी का। मानसी दीदी को इतना सस्ता सवर देख बाल मन भी ललचा गया। माँ से सजने की जिद करने लगी। माँ ने गुस्से में गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। फरमान सुनाते हुए कहने लगी, सजना सवरना तो गोरी लड़कियों पर शोभा देता है, तुझे सज सवर कर तमाशा थोड़े ही बनाना है अपना। बालक मन कहाँ मन की माँ की बातों को बुरा मानता, सो मैंने भी नहीं माना। फिर भी सज सवर कर मानसी दीदी के साथ जाने की जिद करने लगी। वहीं पैर पटक कर बैठ गई थी मैं, और माँ पापा को गुस्सा दिखाने लगे। बाजार देखने का मन जोर पकड़ रहा था। पूरे मोहल्ले पड़ोस की लड़कियां बाजार तो जाती दिखती थी, लेकिन बाजार से वापस आती नहीं दिखती थी। मन सवालों से घिर जाता था मेरा। आखिर बाजार में ऐसा क्या था जो सब माँ सज सवर कर जाती तो थी लेकिन लौटती नहीं थी। कितनी ही रस्में कराई जाती थी घर से निकलते समय। चौखट पर थापे देना जो समृद्धि का प्रतीक था, तो वही अनाज की बारिशें कराना जिससे उनके घर से जाने के बाद भी घर धान धन्य से भरपूर रहे। द्वार पूजा, गौ पूजा, और सबसे अंत में मुड़कर ना देखना। न जाने कितनी ही रस्में निभाकर लड़की जाती थी। थाट से सवारी निकाली जाती और सड़क पर जाकर एक गाड़ी में लड़की अपने पिता के साथ बैठ जाती। फिर लौटकर चेहरे पर खुशी के भाव रखे उसके पिता ही लौट कर आते। वो लड़की बाजार की गलियों में ना जाने कहाँ खो जाती, और मैं सोचा करती उसे रास्ते नजर नहीं आता, या फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़ दूसरे रास्ते पर चली जाती होगी किसी अनजान मंजिल की तलाश में। क्या बाजार की रौनक उन्हें अच्छी लगती है जो एक बार जाने का माँ से उनका निकलने का मन ही नहीं करता? मैं इन्हीं जवाबों की तलाश में अपने बच्चा मन को भटकाए रखती थी, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिलता जो मेरे बाल मन की इच्छा को शांत कर सके। अपने छोटे से घर के आंगन में पैर पटक कर बैठी हुई जब मैं
मैं जब चुप नहीं हुई तो पापा से कहकर मुझे भी बाजार ले गए। बड़ी बहन का प्यास है शायद इसलिए जिद कर रही है, एक बार दिखा ही लाता हूँ, इससे हमें भी ये पता चल जाएगा वर्षा को आगे पालना भी है या नहीं। उस समय मेरे मासूम मन को यह बातें समझ नहीं आई थी, क्यों कहा था मेरे पापा ने ऐसा? क्या सच में वो मेरे ही पापा थे, या मोल लिया था, या मुझे या फिर सड़क से उठाकर पाल लिया था? कहाँ मेरा छोटा सा मन इन सवालों में कहाँ समझता। पापा की बात सुनकर मन ही मन खुशी से झूम उठा। अब दीदी के साथ मैं भी बाजार जाऊंगी, अब मुझे पता चल जाएगा हाट बाजार में जाने वाली सभी लड़कियां क्यों वापस नहीं आती। मैं भी थोड़ा बहुत मेकअप कर पापा और दीदी के साथ वहां से हाट बाजार के लिए निकली। रास्ते में जो भी जान पहचान का मिलता उन्हें मुस्कुराते हुए खुशी खुशी दुआ सलाम करने लगती और उन लोगों को हालचाल पूछ लेती थी। हालचाल पूछते हुए मैंने गाड़ी की दूसरी तरफ पर पास बैठी मानसी दीदी पर पड़ी, जो डरी सहमी घबराई सिमटी हुई बैठी हुई थी। उनको देखते ही मेरी सारी खुशी फुर्र हो गई। मन में ख्याल आया इसी भीड़ में मेरी मानसी दीदी भी शामिल हो जाएंगी, बाजार की उन गलियों में मेरी मानसी दीदी भी घूमने निकल जाएंगी, या फिर कभी लौटकर घर वापस नहीं आ पाएंगी। सोचकर मैं रोने लगी और मैं मानसी दीदी के गले लग गई थी। मानसी दीदी भी मुझे देख गले लग गई और रोने लगी थी। यह देख पापा चिल्लाते हुए कहने लगे, ज्यादा आंसू ना बहाओ, नहीं तो सारा साज श्रृंगार बिगड़ जाएगा और फिर हाट बाजार में कौड़ियों के भाव ले जाना पड़ेगा तुझे। ऐसे में बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। मुझ पर चिल्लाते हुए पापा ने मुझे मानसी दीदी से अलग होने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर एक तरफ बैठ गई। कुछ देर बाद ही पापा ने गाड़ी रुकवाई। मैंने नजर उठाकर देखा तो वो हाट बिल्कुल अलग जान पड़ा। वहां ना कोई खिलौने की दुकान थी, ना ही कोई मिट्टी के बर्तन की सजावट भरी दुकान, ना ही कोई कपड़े की दुकान दिखाई दे रही थी और ना ही कहीं आटा दाल का ढेर दिखाई दे रहा था। उस हाट बाजार में बस एक ही बात नजर आ रही थी, वहां मेरी दीदी की तरह और भी कुछ लड़कियां सजी सब्जी बनी खड़ी हुई थी, जिनके आसपास कुछ लोगों की भीड़ लगी थी। उनके साथ एक दो औरतें भी थी जो लड़कियों को अपने साथ एक कपड़े की चार दीवारी से बनी झोपड़ी में ले जाती और कुछ देर बाद वापस ले आती। फिर वो साथ आए व्यक्ति से सारे से कुछ कहती और बनी ठंडी लड़की के पिता की ओर एक सफेद लिफाफा बढ़ाती, जिसे लेकर वो लड़की को उनके साथ भेज देते। ये कैसी रीत है, क्या रिवाज है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मेरा मन अपनी बचपन की सहेली मेरी प्यारी मानसी दीदी से बिछड़ने के ख्याल से दुखी होने लगा। कुछ ही देर में मानसी दीदी के साथ भी वही सब होने लगा जो मैं अब तक दूर से दूसरी लड़कियों के साथ होता देख रही थी। मेरी मानसी दीदी को भी एक औरत के साथ उसी कपड़ों की चारदीवारी में जाना पड़ा। वहां जाकर क्या होता था मुझे नहीं पता था। मेरी बहुत इच्छा हुई जानने की, इसलिए मैं भी मानसी दीदी के पीछे चली गई। अंदर जाकर देखा तो एक औरत को दूसरी औरत की अस्मिता का माप लगाते हुए पाया। यह सब देखकर मेरा मन सहम गया। मैं तुरंत दौड़कर बाहर चली आई। मैं डरकर अपने पापा के पीछे खड़ी हो गई, इस उम्मीद से शायद पापा के पीछे मैं सुरक्षित रहूंगी। लेकिन गलतफहमी थी मेरी। मैं समाज के जिस हिस्से में से थी मैं कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं था। कुछ ही देर में मानसी दीदी चली आई। उनके चेहरों के भाव देखकर मैं उनके मन को समझने की कोशिश कर रही थी। इतना ही समझ आया कि मुझे कि मानसी दीदी को उस औरत को उनका साथ अंदर होना अच्छा नहीं लगा। उस औरत के साथ जो आदमी खड़ा था वो लगातार मेरी ओर देखे जा रहा था। उसका घूरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं घबराकर यह सोच पापा के पीछे छिप गई, अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। पापा उस औरत उसके साथ खड़े आदमी से बात करने लगा। मैं अपने ही ख्यालों में उलझी चारों ओर देख हाट बाजार का नियम समझने की कोशिश करने लगी। उस बाजार का एक नियम मुझे समझ आया था, एक बार लड़की को उन चार दीवारी के अंदर जरूर जाना होता। मैं सोच में मैं खो गई थी। तभी कुछ देर में पापा की आवाज सुनाई दी। वो मुझसे कह रहे थे, वर्षा बेटा तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें तुम्हारी मानसी दीदी के साथ ही रहने को मिलेगा। अब तुम हमेशा अपनी मानसी दीदी के साथ ही रहोगी। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर मैं बाकी सबसे दूर हो जाऊंगी, ये सोच मन में डर से सिमट गया। उस आदमी ने पापा को भी एक लिफाफा थमाया, जिसे पापा ने हंसते हुए थाम लिया। मानसी दीदी और मैं उस औरत और उसके साथ आए एक आदमी के साथ चल दिए, जो हमें कुछ और दूर खड़ी एक गाड़ी के पास ले गया। और वो औरत हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। उस औरत का नाम था सुनीता था और वह दिखने में भी बहुत सुंदर थी। चेहरे पर मधुर मुस्कान और आंखों में प्यार लिए सुनीता आंटी मानसी दीदी का हाथ थाम लिया और उसके साथ गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। मैं भी अपनी मानसी दीदी के बगल में ही बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी दौड़ा दी जो एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। हम सब गाड़ी से उतर अंदर बढ़ गए। सब कुछ मुझे नया सा लग रहा था। नया ही था तो था। एक छोटे से मजदूर की झोपड़ी से निकलकर अचानक से बड़े घर में आना एक सपने जैसा ही तो था मेरे लिए। ऐसा सपना जिसका ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं, लेकिन उसके पूरे होने का तरीका किसी गुनाह से कम भी नहीं। मैं और मेरी मानसी दीदी दोनों अंदर चली आई। वो घर बेहद खूबसूरत, जिसमें आज के जमाने की सभी सुविधाएं मौजूद थी। घर के सामने एक थोड़ी बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, जिसे देखते ही हमारे साथ आए हुए लोगों ने देखते ही सलाम किया।
हमसे भी करने को कहा गया। उस औरत ने हम दोनों को अपने ही पास बुलाया और मानसी दीदी की ओर घूरते हुए वो साथ आई। सुनीता आंटी से कहने लगी, सुनीता अच्छे से माप तोल करके तो लाइए इस लड़की को, इस घर की बंसपेल बढ़ाने में सक्षम होगी कि नहीं। दिखने में तो सुंदर लग रही है, कोई दाग, कोई सवाल मन में भर रहा है तो शरीर पर। ये सब सुनकर कई सवाल मन में भर रहा है। वो बूढ़ी दादी जिनको सब बड़ी अम्मा बोल रहे थे, किस बारे में बात कर रही है और मानसी दीदी को उस घर में क्यों लेकर आए। सुनीता आंटी उस बूढ़ी औरत से कह रही थी, सब देखभाल करके ही लाए साहब की इस नई रखेल को, साहब को भी यही पसंद आई। आप समय दिखवा लें अपने गुरु महाराज से, कब किस घड़ी और किस नक्षत्र में इसे साहब के साथ कमरे में भेजना है। मैं उनसे उनकी बातें समझने की कोशिश कर इधर उधर देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से ही मेरी दुनिया बदल गई हो। माँ उठने बैठने, खाने पीने से लेकर रहन सहन, बात करने का तरीका सब बिल्कुल दूसरी दुनिया का लग रहा था मुझे। मैं सब समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी जो फोन पर किसी से बात करते हुए कह रही थी, जी गुरुजी, जैसा आपने कहा वैसे ही किया। दुल्हन वाले हाट से राकेश के लिए लड़की चुनकर आ गई है और लड़की का नाम मानसी। अब आप ही सही समय देखकर बता दो किस समय दोनों का मेल होना सही रहेगा। ये सब सुनकर मानसी दीदी की ओर देखा जो मेरे साथ ही घबराई सी खड़ी थी। शायद उन्हें समझ आ गया था मैं किस बारे में बातें हो रही थी। कुछ देर का बाद बूढ़ी अम्मा ने फोन रख दिया और सुनीता आंटी से मानसी दीदी को कमरे में ले जाने को कहा। मैं भी मानसी दीदी के साथ साथ जाने लगी तो मुझे वहीं खड़े रहने के लिए कहा गया। बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर मेरी मन को डर गया। मुझे यहाँ क्यों रोक लिया। मैं वहीं एक और सिमट कर खड़ी रह गई। ये सब मेरे नादान मन में उठ रहे सवाल थे। मैं वहीं खड़ी थी, तभी नजर एक बार फिर साथ आए उस आदमी पर पड़ी जो अभी भी मुझे घूरे जा रहा था। उसके चेहरे के भावों को देखकर मन सहम गया मेरा। उस बूढ़ी अम्मा के कहने पर वो आदमी वहां से चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद सुनीता आंटी फिर से आई और मुझे अपने साथ ले गई। घर की साफ सफाई का काम मुझसे कराने लगी। मैं डरी सहमी उस काम को चुपचाप करने लगी। एक दिन काम करते हुए कानों में मानसी दीदी की चीखें सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुन के मैं उनके पास जाने के लिए बढ़ गई, लेकिन सुनीता आंटी ने मुझे रोक लिया। नहीं समझ आया ऐसा क्यों किया उन्होंने। मैंने बहुत विनती करी मानसी दीदी के पास जाने के लिए, लेकिन नहीं जाने दिया। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन गया था। बात बात पर डांटना, गलती होने पर समझाने की जगह हाथ देना, घर के सारे काम करवाना रोज का काम हो गया था। मैं मेरे साथ धीरे धीरे वहां रहने से डरने लगी थी। मैं और मानसी दीदी दोनों की दुनिया वहीं उस घर में कैद हो गई थी। धीरे धीरे समय बीतते गया और महीनों बीत गए। एक घर में रहते हुए भी मैं और मानसी दीदी नहीं मिल पाए थे। उनके बारे में कुछ खबर नहीं थी मुझे, वो कैसी है, उनके कमरे में जाने की मुझे इजाजत नहीं थी। एक दिन मैं घर पर काम कर रही थी, तभी मेरी नजर दूर से घूर रही दो आंखों पर पड़ी। हवस से भरी उन आंखों को मैं अब तक नहीं भूल पाई। कुछ देर घूरते रहने के बाद वो आंखें वहां से चली गई, लेकिन मेरा मन सहम गया। उस दिन एक बार फिर सुनीता आंटी मेरे पास आई थी और मुझे सजा संवारने लगी। उस समय तक इतना तो मुझे समझ आया था कि यह श्रृंगार यूं ही तो नहीं किया जाता, इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। मेरी मानसी दीदी को भी यूं सजाकर यहाँ लाया गया। उसके बाद से उन्हें कभी कमरे में से बाहर नहीं निकलने दिया गया। हिम्मत करके मैंने सुनीता आंटी से इस बारे में पूछा तो सुनीता आंटी ने मुझे डांटते हुए कहा, तुम छोटे घर की लड़कियों के लिए सवाल पूछने का कोई हक नहीं। मैं चुप रह गई। नहीं समझ आया मुझे क्यों हक नहीं सवाल पूछने का, और ये छोटा बड़ा तो घर ही होता है और इंसान तो एक ही जैसा होता है। वही हाथ मास्क का चमड़ी में लिपटा हुआ जिसकी रंगों में लाल खून ही बहता है, तो छोटे बड़े इंसानों में सब चीजें एक जैसी होती हैं, तो फिर एक घर छोटे बड़े से क्या फर्क पड़ता है। नहीं जवाब मिले मुझे, फिर मैं चुप रह कर गई। कुछ देर साथ श्रृंगार के बाद सुनीता आंटी मुझे कमरे में ले जाकर छोड़ आई। उनकी ऐसे करने से मैं सहम गई थी, क्योंकि मानसी दीदी के साथ भी ऐसा ही किया गया था। मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं एक 10 साल की लड़की जिसे कभी किसी ने सही गलत नहीं समझाया, कभी उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, उसे कैसे समझ आता अगले कुछ पलों में उसकी आबरू पर हमला होने वाला है। खेलने पढ़ने की उम्र में उसे जीवन के इतने कठिन रूप से देखने को मिलेंगे। बनी ठनी में कमरे में रखी चीजों को देख रही थी। उस घर में रहते हुए भी मैंने कभी नहीं देखी थी। फूलों वाला मुलायम बिस्तर, उसके एक ओर रखी कांच की बोतल जिसमें पानी जैसा कुछ रखा हुआ था, बोतल के पास रखा एक छोटा सा पैकेट जिसमें क्या था पता नहीं। कुछ ही देर में दरवाजा दोबारा खुला और एक आदमी चेहरे पर मुस्कान रखे अंदर चला आया। वो वही आदमी था जिसे मैंने कुछ घंटों पहले देखा था। डर के कारण मेरे कदम पीछे हटने लगा। वो चेहरे पर शैतानी हंसे रखे हुए आगे बढ़ने लगा। सर से लेकर पैर तक डर से कांप रही थी मैं। अगले ही पल में उसकी बाहों में थी और छूटने के लिए विनती कर रही थी, लेकिन उससे छूटना रखेलों की किस्मत में कहा। मैं तड़प कर रह गई। मैं 10 वर्ष की उम्र में बलात्कार का दर्द झेला मैंने। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो बेहोश हो गई मैं। जब आंख खुली तो खुद को एक रेल की बोगी में कंबल में लपटा
हुआ पाया। अनजान जगह और लोगों की भीड़ देख मन सहम गया। सारा शरीर दर्द कर रहा था। जैसे तैसे उठकर बैठ गई। खुद पर नजर डाली तो उन्हीं दुल्हनों वाले कपड़ों में खुद को पाया। कहाँ थी मैं, कैसे पहुंची यहाँ तक, सवालों की झड़ी मन में लग गई। खुद में सिमटी हुई रेल की उस बोगी में बैठी हुई यात्रियों की ओर ताक रही थी। रेल रफ्तार से तेज दौड़ रही थी। मेरी किस्मत न जाने किस अनजान रास्ते की तलाश में निकली थी जो रूठ चुकी थी। उस गांव से लाकर किस्मत ने मुंबई पटक दिया। रेल रुक चुकी थी और मैं सहमते हुए रेल के नीचे उतर गई। शरीर बहुत दर्द कर रहा था। भूख प्यास के कारण शरीर जवाब देता जा रहा। जान ना पहचान, मंजिल का ठिकाना नहीं। अकेले भीड़ में चलते हुए मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गई। कुछ समझ नहीं था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। जाने कितनी रेलगाड़ियां आई, कितनी गई और मैं वहीं बैठी उन्हें जाते हुए देखती रही। पास ही पानी की टंकी थी, सो पानी पिए तो भूख के कारण पेट दर्द करने लगा। पेट पकड़ वहीं बैठ गई। दिन से रात हो गई थी। उम्मीद से शायद भगवान किसी फरिश्ते को भेज दे मदद के लिए। कुछ देर बाद आंखों के सामने किसी ने हाथ में पकड़ा सफेद रुमाल झटका और मैं बेहोश होती चली गई। जब आंख खुली तो मैंने खुद को एक फिर से बड़े घर में पाया, जहाँ फिर सजी सभी औरतें दिखाई दे रही थी, जिन्हें देख इतना तो समझ आ गया था कि मैं एक बार फिर किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ लड़कियों को सजा सवार कर एक कमरे में भेज दिया जाता है। फिर भाई दर्द वेदना शरीर को सहनी पड़ती। सिमट गई मैं खुद में। मेरा मासूम बचपन उस सजी सभी मुखौटे वाली लड़कियों में खो चुका था। मन उस भयानक दृश्य को याद कर ठर ठर कांप रहा था और मैं वहां के भागने के बारे में सोचने लगी। इतना आसान नहीं था वहां से निकलना। चारों ओर देखती हुई मेरी नजर घर की खिड़कियों पर पड़ी और मैं उन्हें देखकर उम्मीद से भर गई। शायद यहाँ से भाग सकूं। मैं सबके सोने का इंतजार करने लगी, लेकिन 24 घंटे होने पर भी वहां की रौनक कम नहीं हुई। उस घर में उतनी ही चहल पहल थी। कुछ और रास्ता ढूंढने लगी। निकलने के लिए कुछ समझ नहीं आया तो अपनी किस्मत समझो इसे स्वीकार कर बैठ गई। अभी इतनी उम्र नहीं थी मेरी, इसलिए मुझे लोगों के बीच नहीं भेजा जाता था, लेकिन महीने में एक बार लड़कियों के साथ अदाएं सीखने के लिए भेजा जरूर जाता था। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थी जो मेरी ही तरह मजबूरी में वहां थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ समझ बढ़ती गई। इसी समझ के साथ वहां से एक और बार फिर लड़कियों के साथ मिलकर बाहर जाते समय भागने की जुगाड़ लगाई। जब बड़ी लड़कियां अपने काम पर थी और अपने उनके साथी लोगों से बात करने के तरीके, चलने फिरने के तरीके सीख रही थी, तभी चुपके से एक गाड़ी में जाकर छुप गई जो वहां से निकल रही थी। किस्मत एक बार वहां फिर मुझे ले जा रही थी, लेकिन कहाँ, इस बात से मैं पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर बाद गाड़ी फिर एक घर के सामने रुकी जो दिखने में अच्छा खासा था, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था। मैं डरी सहमी उसी गाड़ी में ही बैठी रही। आसपास कोई नहीं है। पूरी तरह चेक करने कर मैंने झांक कर देखा। गाड़ी बंद हो चुकी थी और मैं अंदर फंस चुकी थी। कुछ ही देर में नजर सामने से आती एक औरत पर पड़ी जिसके हाथ में पर्स था और आंखों पर चश्मा। उसके पास आने पर मैं एक बार फिर गाड़ी में छुप गई। वो औरत गाड़ी में बैठी और गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। मन और चिंताओं से भर गया। मुझे खांसी आ गई, जिसे सुनने के उन्होंने गाड़ी रोक दी और गाड़ी को चेक करते हुए उन्होंने मुझे देखा। मैंने डर के मारे एक कोना पकड़ लिया था। उसने मेरी हालत देख शायद अनुमान लगा लिया था, या कहा जाए उनकी पारखी नजरों का कमाल था, जो मेरे अंदर छुपे डर को उन्होंने पहचान लिया था। वो महिला और कोई नहीं, मिस शिवानी थी। मुझे देख उन्होंने कुछ नहीं कहा, शांत बैठे रहने को कहे उन्होंने एक बार फिर गाड़ी दौड़ा दी। पिछले 1.5 सालों में इतना कुछ देख कर अनुभव कर लिया था, किसी पर आसानी से भरोसा नहीं होता था। मन में विचार आ रहा था, मैं एक बार फिर किसी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ। मेरी जैसी अकेली लड़की के लिए जीना इतना आसान कहाँ था। मैं वही बैठी हुई गाड़ी के रुकने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी तो रुकी तो शिवानी जी मुझे एक जगह लेकर आई जहाँ मेरे जैसे ही और भी बच्चे थे। मुझसे ना डरने का कहते हुए शिवानी मुझे वहां एक कमरे की ओर ले जाने लगी, जिस पर दरवाजा देखते ही मेरे बढ़ते कदम रुक गए। मेरी मनोदशा समझते हुए शिवानी जी मुझे वहीं पास ही खड़ी बेंच की ओर ले गई और मुझसे वहां बैठने को क्या खुद भी वहीं बैठ गई। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मिस शिवानी मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। पहली बार किसी ने सर पर हाथ रखे शांति और प्यार से कुछ पूछा था। मेरा डर थोड़ा कम हो गया, लेकिन भरोसा मैं अभी भी नहीं कर पा रही थी उन पर। शिवानी जी ने मेरी परेशानी समझ उस जगह के बारे में बताने लगी थी। वही पता चला वो एक बाल सुधार गृह था, जिसमें वो बच्चे वहां रहने आते थे जो कम उम्र में किसी न किसी अपराध के शिकार हुए थे, जिन्हें वहां भेज कर सही गलत की शिक्षा दी जाती थी। शिवानी जी वहां की एक कर्मचारी थी जो नियमित रूप से उन बच्चों से मिलने आती थी और उनके साथ समय गुजारा करती थी, उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। मैं वहीं बैठी हुई सब समझने की कोशिश कर रही थी। शिवानी जी मुझसे काफी देर तक इधर उधर की बातें करती रही। कभी वो मुझे उन बच्चों के बारे में बता रही थी तो कभी मैं मौजूद अन्य कर्मचारियों के बारे में बता रही थी। वहां खाना खाने का समय हुआ तो सब बच्चे वहां एक
से एक लाइन में जाने लगे। मुझे भी वहां से उनके साथ ही ले गई और कैंटीन में जाकर सब इकट्ठे हो लाइन में बैठकर भोजन करने लगे। शिवानी जी और बाकी कर्मचारी भी उनके साथ ही बैठकर और खाना खाने लगे। उनके व्यवहार से मैं भी सहज होने लगी थी। भूख लगी थी, सो झिझकते हुए खाना खाने लगी। शिवानी जी मुझसे बातें भी करती जा रही थी। धीरे धीरे मैं सहज हुई और उनसे खुलकर बातें करने लगी। मैंने उन्हें अपने अतीत के बारे में बताया, जिसे सुन वो मुझे समझाते हुए बोली, वर्षा बेटा, अतीत सबका होता है। हमें उस अतीत को पकड़कर अपने आज की खुशी को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि अतीत को अतीत में छोड़कर हर पल को मुस्कुराकर जीना चाहिए। शिवानी माँ की बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगी। शिवानी जी तब से ही मेरी शिवानी माँ है। शिवानी माँ हमेशा मेरे साथ बातें करती, खेल खेलती, अच्छे बुरे इरादों में पहचान कराना सिखाती। उनसे मिलकर मुझे समझ आया वास्तव में माँ कैसी होती है। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए शिवानी माँ मुझे पढ़ाई लिखाई भी करवाने लगी। धीरे धीरे मुझे पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता समझ आने लगी। समय गुजरने के बाद शिवानी माँ मुझे अपने साथ अपने घर ले आई, जहाँ मुझे पता चला मैं जिसकी गाड़ी में छुपकर वहां आई थी वो शिवानी माँ का भाई था, जो उधर से गुजर रहा था। मैं शिवानी माँ और उनके भाई के साथ रहने लगी। धीरे धीरे मैं पढ़ना लिखना सीख गई। तब मुझे पता चला रिवाज के नाम पर जो मेरी जैसी लड़कियों के साथ होता वो गलत था। शिक्षा की कमी के कारण मजदूर और कुछ विशेष जाति के लोग इस प्रथा को अभी तक निभा रहे हैं। मैंने शिवानी माँ से इस बारे में बात की और हमने साथ मिलकर इस प्रथा के विरुद्ध उचित कदम उठाने का निर्णय लिया। जब मैंने संघर्ष के जरिए दुल्हन वाले हाट को रोकने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, साथ ही अपनी वास्तविक पहचान बताए बिना शिवानी माँ की मदद से उन सबको शिक्षा के महत्व समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाने लगी, जिस बारे में प्रयास अब तक जारी है। इसी उम्मीद में एक दिन हमें इसमें अवश्य सफल होंगे। वर्षा बेटा, चलें, अब हमारी शिक्षा की जागरूकता के लिए निकलने वाली रैली का समय हो रहा है। आपने सारे बैनर और बच्चों को तैयार कर लिया है ना इसके लिए? शिवानी माँ ने डायरी बंद करते हुए गाड़ी ड्राइव कर रही वर्षा से पूछा। शिवानी जी को सुन वर्षा बोली, हाँ माँ, सब हो गया। मुझे यकीन है हम सब मिलकर जल्दी शिक्षा के जरिए इस प्रथा को समाप्त करने में कामयाब होंगे। शिवानी जी बोली, सिर्फ प्रथा को ही नहीं खत्म करना है वर्षा बेटा, हमें बल्कि लोगों में जागरूकता भी पैदा करनी, जिससे भविष्य में कोई भी वर्षा इस प्रथा का शिकार ना बने। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है। ये एक लड़की की आप बीती है। धन्यवाद।